इसराइल में जो हो रहा है उससे भाई खुद इजरायली दोस्ती नहीं करना चाह रहा, भागा भागा फिर रहा है। थॉमस फ्रीडमैन मजमून लिख रहे हैं कि अब अमेरिका के यहूदियों, यानी हेडलाइन है ये, अमेरिका के यहूदियों तैयार हो जाओ, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा कॉलमनिस्ट अपने आप को अब यहूदी बता रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका के यहूदियों तैयार हो जाओ, अब तुमको चॉइसेस लेनी है इसराइल पे, तुम इस तरफ हो या उस तरफ हो, क्योंकि इसराइल को ये लोग डुबो रहे हैं। यानी हमारा एलीट हिंदुस्तान का अमेरिका और बरतानिया की तरफ उसका रुख है कि वो नई चीज को नए जाविये में देखना ही नहीं चाहता है। अब सीरिया और तुर्की की अगर दोस्ती हो गई तो अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि वहां पे उनके कोई 600 फौज है। जो कल का हेजेमॉन था, कल तक अमेरिका की हेजेमनी थी, जब से सोवियत यूनियन गिरा तब से 2008 तक, जबकि लेमन ब्रदर डूब नहीं गया, बहुत बड़ा बैंक। अच्छा, अब हाल में क्या हुआ है कि देखिए कि सिलिकॉन वैली का बैंक टूट गया। यानी देखिए ये सब सिग्नल्स हैं कि अब ये कैपिटलिस्ट निजाम जो कि अमेरिका ने बना रखा था वो कमजोर से कमजोर तक। क्रेडिट स्विस, यानी इतना बड़ा बैंक स्विट्जरलैंड का जहां सब लोग अपने पैसे रखते हैं, वो डूब रहा है। तो एक बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है, इकोनॉमी में क्राइसिस है, जंग कहां जा रही है यूक्रेन की मालूम नहीं है। एक तरफ प्रोपेगेंडा जो है वेस्टर्न, वो लोगों को ये बता नहीं सकता कि दरअसल हम बैकफुट पे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब के साथ हैं। सईद नकवी साहब से हम जब भी बात करते हैं उनसे बहुत गहराई में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको आप लोग सभी काफी पसंद करते हैं। आपके कमेंट से, आपके रिएक्शन से मालूम होता है कि आप इंतजार करते हैं। कई लोग तो कमेंट्स में लिखते हैं कि हम सईद नकवी साहब को हफ्ते में 2 बार सुनना चाहते हैं। कुछ लोग ये मशवरा देते हैं कि आधा घंटे पे मत रोका करो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सवाल बीच में मत करा करो, नकवी साहब को बोलते रहने दिया। लेकिन हमारी हमारी ये एक वक्त के अंदर बात खत्म करनी होती है, इसलिए लेकिन आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है, टर्निंग पॉइंट। तकरीबन मुल्क इंटरनेशनल सियासत में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो बहुत ही गैर मामूली हैं। कल यानी 20 मार्च को चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मिल रहे हैं। बहुत ही तफसीली मुलाकात होगी, क्लोज डोर मीटिंग होगी, लंच से डिनर तक चलेगी। ये मीटिंग क्या कुछ है, इसकी अहमियत हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो बड़ी अहम खबर जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही है वो है ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतरी का जो पिछले दिनों बीजिंग में समझौता हुआ है, उसके फॉलोअप बहुत ही दिलचस्प हुआ है। फॉलोअप यह है अभी तक कि यूएई ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा कैंसिल किया और ईरान के एनएसए अली शमखानी जो बीजिंग में सऊदी अरब के साथ समझौता करने के लिए मौजूद थे, बात करने के लिए मौजूद थे, वो यूएई आए और उन्होंने ये कहा कि हमें आपको यानी ईरान और इन अरब मुल्कों को आपसी ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए और यहां की तमाम मुश्किलात की वजह अमेरिका और इजराइल है। ये हम डिटेल आपको बता चुके हैं और इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और पिछले दिनों सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की पुतिन से मुलाकात हुई है मॉस्को में, और अभी सीरिया और तुर्की के बीच में भी कोई समझौता होने की बात है। आपको मैं याद दिला दूं कि सीरिया में जो टेररिस्ट पहुंचे थे वो तुर्की के रास्ते से ही पहुंचे थे, इस्तांबुल वन वे टिकट लेकर के जो आते थे और वहां से सीरिया और इराक तक जो पहुंचे। तो अब उन दोनों मुल्कों के बीच में भी ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या कुछ है ये सब समझने के लिए हम सईद नकवी साहब से मालूम करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये कल वाली है
ये अमेरिका के दो बड़े मुखालिफ, जिनको अगर आम जबान में कहा जाए तो सुपर पावर्स एंटी अमेरिका, ये मिल रहे हैं। आखिर इस मुलाकात के क्या मानी है इस वक्त, आप इसको किस तरह से देख रहे एक तो ये सबसे अहम मुलाकात इन लोगों की है उस मीटिंग के बाद जो कि 4 फरवरी को हुई थी। 4 फरवरी को इन लोग दोनों की मुलाकात हुई बीजिंग में, और वहां इन्होंने एक 40 पेज का डॉक्यूमेंट, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कई, और एक ये फिकरा जिसने कि दुनिया को हिला दिया, ये कि दिस इज ए फ्रेंडशिप विथ नो एंड। हैं? लोगों का ये भी कहना है कि इस मिलन के बाद फिर वेस्ट को वो अपने टेम्पो को बढ़ा देना पड़ा प्रोवोकेशन के मॉस्को की तरफ, और जिससे कि फिर मॉस्को का हमला शुरू हुआ 24 फरवरी को। तो ये 20 दिन का वक्फा जो है बहुत अहम था। उसके बाद ये उतनी ही अहम मीटिंग, अब देखिए ये रेसिप्रोकल है, ये वहां नहीं हो रही है बीजिंग में, बल्कि ये मॉस्को में हो रही है। इस मीटिंग के पस मंजर 2-3 चीजें भी हैं। एक तो ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया का मेल, ये कि उनके दोनों के डिप्लोमेट्स एक्सचेंज किए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट जो कि सुपरवाइज किया, जिसको कि मीडिएट किया चीन ने, उसके बारे में डिटेल्स जाहिर है यहां एक्सचेंज होंगी मॉस्को में पुतिन के साथ, जैसे कि दो दोस्त करते हैं। एक और उससे भी उसी से जुड़ी हुई एक खबर और ये थी कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तुर्की, ईरान और सीरिया, ये जा रहे थे मॉस्को, इनकी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया इसलिए कि शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी, और मॉस्को में लोग काफी बिजी थे इस मीटिंग की तैयारी करने के लिए। और तैयारी का नतीजा यह है कि यह मीटिंग इतनी लंबी होगी कि अभी हाल में चीन और रूस की मीटिंग इतनी, यानी आप ही ने अभी अनाउंस बताया कि लंच से लेके डिनर तक मुस्तकिल कंटिन्यूअस एक गुफ्तगू होगी, और ये 3 दिन की विजिट है, जी। 20-21-22। और इसके बाद इसी के जो जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने वाले थे, क्या वो बातें भी यहाँ ये लोग डिस्कस करेंगे? जाहिर है करेंगे, क्योंकि उन गुफ्तगू का असर क्या होने वाला है वेस्ट एशिया में, उसका असर ये होने वाला है कि हो सकता है कि तुर्की और सीरिया, जो कि अभी तक इस जंग में जो सीरियन सिविल वॉर जिसे कहते हैं, उसके बाद उस टेंशन के बीच में जिसमें दोनों एक दूसरे से रकाबत का रिश्ता हो गया था, हो सकता है ये लोग मिल जाएं। इस मिलने के बड़े असरात होंगे। वो ये कि मई में एर्दोगान साहब का आखिरी इलेक्शन है प्रेसिडेंटशिप का। उस इलेक्शन में अगर ये हाथ मिलाते हुए बशार अल असद से पहुंचे, तो शायद इनके चांसेस को बूस्ट किसी हद तक मिलेगा उन इलेक्शन में, ये कहा जा रहा है। हालांकि सादात पार्टी, जो कि वहां के 6 पार्टी का कोalition है, वो भी इस वक्त काफी मजबूत है, और उसकी सियासत, उसकी सेकुलर सियासत और बशार अल असद की सेकुलर सियासत वो ज्यादा मेल खाती है। तो ये मामला स्ट्रेटजी पे जाएगा या ये कि आइडियोलॉजी पे जाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन क्योंकि इसके बारे में गुफ्तगू मॉस्को में हो रही है, तो इसमें जाहिर है गिव एंड टेक होगा। और अगर ये हो गया तो देखिए पूरा वेस्ट एशिया की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी होगी, हम्म। सिवाय एक
सीसी, जनरल सीसी जो कि अभी इजिप्ट में बरकरार हैं, अब वो कब तक होगा? देखिए, एक इसको जरा सा शुरू से लें कि ये ईरान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते 44 साल पहले बहुत हमवार थे, जबकि शाह वहां थे और यहाँ पे भी ये सऊदी किंग्स थे, दोनों अमेरिकन एलाइज थे, और इसराइल को कोई डर नहीं था, खतरा नहीं था, क्योंकि अमेरिका दोनों को संभाले हुए था। इसराइल तो तकरीबन उनका यानी एक्सटेंशन है, उस वक्त कम से कम एक्सटेंशन थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। अब क्या हुआ? 1979 में एक रेवोल्यूशन होता है ईरान में। ईरानियंस उस रेवोल्यूशन को इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं। वो उसको एक कोई उसके ऊपर कोई सेक्टेरियन ठप्पा नहीं लगाते कि ये शिया रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन। लेकिन चूंकि इस्लामिक उम्मा में, इस्लामिक वर्ल्ड में एक बाइपोलैरिटी आ गई थी, उसको प्ले अप किया वॉशिंगटन ने, इसराइल ने और खुद रियाद ने भी। रियाद ने किस वजह से किया वो लोग नहीं जानते हैं। जिस वक्त, जिस महीनों में तकरीबन ईरानियन रेवोल्यूशन तैयार हो रहा था, बिल्कुल उसी के साथ मक्का मस्जिद को ऑक्यूपाई कर लिया कुछ उन रिबेलियस मुस्लिम्स ने, जो कि अपने आप को कोट अनकोट अखवान कहते थे। अखवान यानी कोई डबल डिस्टिल्ड और ज्यादा तेज अखवानुल मुस्लिमीन से काय गोया एक्सट्रीम एलिमेंट। इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया मक्का में। बिल्कुल वही जमाना है। क्लेम क्या था कि इस्लाम और मोनर्की में तजाद है, इस्लाम में मोनर्की हराम है, और आप लोग जो ये दो मक्के मदीने के सरहरा बने बैठे हुए हैं, तकरीबन यही डिमांड्स ईरानियन की भी थी कि भाई ये बादशाहत से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। उसका नतीजा हुआ, उसके नतीजे में सऊदी रजीम ने अपने आप को शेख हरमैन शरीफैन की यानी खादिमुल हरमैन शरीफैन, हरमैन जी, custodian of the two mosques, custodian of the two grand mosques, कस्टोडियन, कीपर्स ऑफ द टू मॉस्क्स, ये गोया हो गए वो। धीरे धीरे वो, खैर वो विथ ओवर टाइम वो मामला लोग भूल गए। अब फिर जाहिर है ऑन द फेस ऑफ इट बादशाह फिर है। इस सिलसिले में ये हुआ कि साहब, लेकिन ये कुछ लोग ये कहने लगे, उसका बढ़ा, उसको इतना फरोग दिया गया कि लोग ये कहने लगे, यहां तक कि हेनरी किसिंजर ने एक दफा बयान है उसका मैंने सुना कि अब अरब मुल्कों में पैलेस्टीनियन इशू जो है वो कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। अब वो सब बिजी हैं, सब मसरूफ हैं शिया सुन्नी डिवाइड पे। और शिया सुन्नी डिवाइड को फिर आखिर में जब किंग अब्दुल्ला सऊदी जब जर्मनी से वापस आ रहे थे, अस्पताल में वो वहां थे, कॉन्वलेसेंस से रिकवर करके आए, तो उन्होंने देखा कि दुनिया बदली हुई है। ज़ैनुल आबदीन बिन अली उनके दोस्त थे, वो ट्यूनिस में ना रहे, हुस्नी मुबारक इजिप्ट में ना रहे। उन्होंने कहा देखिए तीन चीजें अब होंगी, एक तो ये कि कोई शेखडम, कोई किंगडम, कोई अथॉरिटेरियन रिजीम अब गिरेगी नहीं, और उन्होंने अमेरिका से कहा कि सांप का सर काट दो। सांप कौन है भाई? अब किंग अब्दुल्ला के जबान में सांप को कहते हैं ईरान को, उसको काटो। वो जमाना है, ये 211 में 2011 में आए हैं, और 2011 ही वो जमाना है जबकि सीरियन सिविल वॉर खड़ी की जाती है। उसमें बाकायदा अमेरिकन भी हैं, सऊदीज भी हैं, तुर्क भी हैं, तमाम लोग मुलव्विस हो जाते हैं कि वो बशार अल असद को घेर के खिलाफ है। क्या
उसके कई पहलू हैं, उनमें हम न जाएंगे, लेकिन जो अहम पहलू था वो ये कि ये एक सीढ़ी है, इसको पहले गिरा लो, फिर हसन नसरुल्लाह के पास चलेंगे, फिर उसको गिराएंगे, उसके बाद फिर हम सीधा सीधा निशाना हमारा ईरान पे है, फिर ईरान इस तरह से ये शिया एक्सिस जो बन रही थी उसको हम खत्म कर देंगे। जी अच्छा अच्छा, हाँ। नकवी साहब, और बातें आगे करेंगे। अभी जो ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ, जिसमें जी 2 महीने के अंदर एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने की बात है, फॉरेन मिनिस्टर्स की उससे पहले मुलाकात है, इस दौरान एक वीडियो सामने आई है जो बाइडन की। जो बाइडन से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी क्या राय है इस समझौते के बारे में, हम्म, तो उसका डायरेक्ट जवाब ना दे करके उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए इजराइल और अरब मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर होना अच्छा है। हम्म, हम्म, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। और अब जो वेस्टर्न मीडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं अपने यहां उसको अपने व्यूवर्स को इस हद तक भी बताता हूं कि अब भी क्या क्या बातें याद दिलाई जा रही हैं। मसलन 2016 में शेख बाकर निम्र को सऊदी अरब ने फांसी दी थी। उसके बाद तेहरान में और मशहद में सऊदी एम्बेसी और कॉन्सुलेट पर हमला हुआ। और ये कि ऐसे वक्त में जबकि न्यूक्लियर मामला वेस्ट के और ईरान के बीच में टकराव की हालत है, ऐसी हालत में जबकि ईरान अरबों से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, ऐसे वक्त में सऊदी और ये यानी मिल रहे हैं। तो वो इस तरह से वेस्टर्न मीडिया अब भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया को आप क्योंकि बहुत गहराई से देखते हैं, समझते हैं, और मीडिया, आपने बताया कि ये जो यूक्रेन जंग है वो मैदान से ज्यादा स्टूडियोज में लड़ी गई है। जी इसको आप जी किस तरह से देख रहे हैं? भाई, ये बिल्कुल वही है। देखिए, प्रोपेगेंडा की हर चीज की एक लिमिट होती है, एक हद होती है एक आदमी साहब। कुछ देर के बाद प्रोपेगेंडा बूमरैंग करता है, खुद आपके लिए मुज़र हो जाता है। क्यों? कि आप भी उसी प्रोपेगेंडे को सुनते हैं, और धीरे धीरे, जैसे अब यूक्रेन की जंग का रुख दूसरा है, लेकिन जो रिपोर्टिंग अगर आप देखिए वेस्ट में, तो ऐसा लगता है कि पुतिन कल गए और हम्म। पहले दिन से यही चल रहा है, हम्म। और हो रहा है उल्टा। अच्छा, होता क्या है कि जब हुक्मरान भी उसी मीडिया का शिकार हो जाते हैं, वो जिनके पास के फाइल्स हैं, जिनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। तो शिकार ये जो है, ये किसी हद तक मुजिर भी है। अब यही बिल्कुल यहां भी चलाया जा रहा है, यानी ऑटोमेटिक ऑन, बिल्कुल ऑटोमेटॉन है कि हम्म। आप ये हुआ तो ये दोस्ती बुरी है। अब उन्होंने कह दिया कि दोस्ती दरअसल अरब की इसराइल से होना चाहिए। इसराइल में जो हो रहा है उससे भाई खुद इसराइली दोस्ती नहीं करना चाह रहा, हम्म। भागा भागा फिर रहा है। टॉमस फ्रीडमैन मजमून लिख रहे हैं कि अब अमेरिका के यहूदियों, यानी हेडलाइन है ये, हम्म। अमेरिका के यहूदियों तैयार हो जाओ, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा कॉलमनिस्ट अपने आप को अब यहूदी बता रहा है। वो हम्म। कह रहा है कि अमेरिका के यहूदियों तैयार हो जाओ, अब तुमको चॉइसेस लेनी है इसराइल पे, तुम इस तरफ हो कि उस तरफ हो, क्योंकि हम्म। इसराइल को ये लोग डुबो रहे हैं। हम्म। ये हालत है जो कि अमेरिका अमेरिका में यहूदी उनके सिंपथाइजर्स हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पे, बैंकों में हैं, उनके तमाम न्यूज़पेपर्स में हैं, मीडिया में हैं, वो सब इस वक्त परेशान हैं। इस हालत में जब इसराइल हो, उससे हमारे बाइडेन साहब ये कह रहे हैं कि अरबों को चाहिए कि उनसे मिल ले, और हम्म। वो उनका जो उसका मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, जो खास मिनिस्टर है एक्सट्रीम, ये इतामर बिन गवीर, या जिसे अरब गफीर कहते हैं। जी 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 जी, जी 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 जी। यानी वो हाँ। जो कि ये कह रहा है कि फला गांव, पैलेस्टीनियन गांव जहां से 2 गोलियां चली और 2 ये इजरायली सोल्जर्स हलाक हो गए, गलती से हुए, डायरेक्टली हुए, बहरहाल हमको बुलडोज करके वो पूरा गांव तहस नहस कर देना चाहिए। तब वो इस बिन गवीर तो इससे आगे भी अपने ही लोगों को, और अपने अटॉर्नी जनरल हैं,
उनको कह रहे हैं कि ये अपोजिशन लीडर की तरह से काम कर रही हैं। और उन जो अमेरिकन जिविश बहुत बड़ा एड ग्रुप है, वो उसको कह रहे हैं वो लेफ्टिस्ट हो गए हैं। जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है वो लेफ्टिस्ट है या उनका मुखालिफ है। और प्रोटेस्ट इस हद तक है कि प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वापस आने में डिले करना पड़ रहा है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। और जनाब, उनके डिफेंस सेक्रेटरी जो अमेरिकन आए हैं, जी लॉयड ऑस्टिन, जी जी उनको अंदर तक नहीं ला पाए शहर के, जी जी वहीं जी जी। एयरपोर्ट ही पे निपटा के रवाना कर दिया। एयरपोर्ट पे ही बोला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इस बीच में जो एक बड़ा वाकया और हुआ है, वो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली शमखानी, जिनको आयतुल्लाह खामेनेई के काफी नजदीकी माना जाता है। तकरीबन मैं अगर उसको कंपेयर करूं, जितना मुझे वहां के बारे में मालूम है, जिस तरह से कासिम सुलेमानी बहुत नजदीक थे उनके, जिनको वो मालिक अख्तर कहते थे, तकरीबन ऐसी हालत में अली शमखानी उनके नजदीकी हैं। वो जाकर के मिलते हैं यूएई के प्रेसिडेंट से, मुलाकात के दौरान कहते हैं कि इस पूरे खित्ते की मुश्किलात की असल वजह अमेरिका और इजराइल की शरारतें हैं। ये बात वो कह रहे हैं अरबों से जाकर के। इसको आप किस तरह से देखें? इसके बारे में देखिए काजमी साहब, इसके बारे में अगर आप हमसे 2 साल पहले, 1 साल पहले पूछते, तो मैं ये कहता कि ये एक ईरान की एक लाइन है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में ये आ रहा है कि सच को हमें और आपको उसकी तमाम परतें हटा के देखना पड़ेगा। जी जी एक चीज होती है कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल विजडम वो है कि जो कि एक आम सतह पे जो लोग जिस बात पे बिलीव करने लगते हैं, ये आम सतह की बिलीफ के मैन्युफैक्चर में वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम लोग शुरू से अब तक, यानी हमारा एलीट हिंदुस्तान का जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है खास करके, वो यानी इतना ज्यादा अमेरिका और बरतानिया की तरफ उसका रुख है कि वो नई चीज को नए नए जाविये में देखना ही नहीं चाहता है। मसलन अब इस वक्त हमारी और आपकी थिंकिंग क्या है? हम लोग अगर इस तरह की बात साल भर पहले होती तब कहते भाई ये अमेरिका का नुक्ता नजर है। अब ये लग रहा है, ईरान का नुक्ता नजर है। हाँ, ईरान का नुक्ता नजर है। जी 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 लेकिन अब ये लग रहा है कि दो साफ साफ चॉइसेस आ गई। मसलन चाइना ने दो मुल्कों को जो कि अभी तक एक दूसरे के खिलाफ थे, उनको करीब कर लाने की कोशिश हो गई, हो कर रही की है। यह कि वो दोस्त हो गए, एक दूसरे के गले में बाहें डाल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यह कि उनको करीब कर लाने की कोशिश की जा रही है और किसी हद तक कामयाब है। डिप्लोमेट्स अभी एम्बेसडर एक्सचेंज हो गए, बहुत बड़ी बात है। इन दोनों के मिलने में इनका टारगेट क्या है? कुछ नहीं, दोस्ती। इसी वक्त जापान और साउथ कोरिया को टुगेदर किया जा रहा है, उसको रिश्ते को मजबूत किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। उसका टारगेट क्या है? नॉर्थ कोरिया, चाइना। हमसे कहा जा रहा है कि तुम क्वाड का हिस्सा बनो। क्यों? क्योंकि उनको परेशानी है चीन से और वो चाहते हैं कि हम उसमें कोऑप्ट हो जाएं। हमारे अलग मसले हैं चीन से, वो दरकिनार, उनकी अलग बात है। लेकिन इस वक्त ये, तो यानी जब भी शांति और पीस की बात होगी, इसके बारे में एक किस्सा मैं आपको बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिमी कार्टर से एक दफा कहा, ये सही वाकया है। जिमी कार्टर से पूछा कि साहब चीन हमसे बहुत आगे बढ़ा जा रहा है, क्या करें? जिमी, जो कि बहुत ही समझदार प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि देखो 1978 में एक छोटी सी जंग चीन ने लड़ी वियतनाम से। उसके बाद अब तब से अब तक चीन की कोई जंग रिकॉर्ड पे नहीं है। हमारा मुल्क एक दिन भी
जंग के बगैर रहा ही नहीं है। कोई 30-40 जगह छोटी छोटी जंगें हैं और बड़ी बड़ी जंगें जो कि आप रिपोर्ट करते हैं। मालूम यह हुआ कि ये जो ममालिक हैं, मसलन कि जो जो कि नॉन अमेरिकन एक फैक्शन है, वो शांति इसलिए लाना चाहता है कि लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आए। यानी उनके भी चाले हैं, उनका मतलब है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो इकोनॉमिक है, वो इक्तिसादी है। यहाँ पे वो किसी के खिलाफ एक जंगबंदी नहीं कर रहे हैं। खानाबंदी इसलिए नहीं हो रही कि हम उनसे हमें जंग लड़ना है। यानी यहां जब पीस की बात होती है तो इनको रैथियन, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसके हितों को, उसके इंटरेस्ट को अपना रखना इनके लिए जरूरी नहीं है। अमेरिका अगर ये ना करे तो एक कदम चल नहीं सकता। फॉरेन पॉलिसी इस किस्म के इनिशिएटिव, पीस मुजिर है रैथियन के लिए, पीस मुजिर है मार्टिन लॉकहीड के लिए। ये असलहों के फैक्ट्री है, यानी जंग अगर ना हो तो ये असलहे बंद हो जाएं। खुद सऊदी अरेबिया में जहां से जिसको कि तोड़ के लाए हैं चीनी, वहां पे क्या था? देखा, वो देखिए एक भूत खड़ा है, वो ईरान आ रहा है और ईरान सबको खा जाएगा, और देखिए वो न्यूक्लियर बम भी बना रहा है। तो भाई समझ जाओ, तुम ये पेट्रियट बैटरीज खरीद लो, तुम असलहे ये ले लो, तुम F-16 ये ले लो, बिलियंस ऑफ डॉलर में जीसीसी के इन्होंने खरीदे। अब उससे ये अगर सऊदी अरेबिया हट गया तो वो दुकान अगर बंद ना हुई तो मध्यम तो जरूर पड़ जाएगी। ये है इस पूरे खेल का नतीजा लबाब, ये है कि भाई आर्म्स और असलहों की सेल्स जो है, यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में आप असलहे भेज तो रहे हैं, लेकिन ये असलहे जो आप भेजने, एक तो वो वाले भेज नहीं रहे जो उन्हें चाहिए डिसाइसिव, और जो भेज रहे हो वो कौन से हैं? वही कंपनीज अमेरिकन, जो कि ताकि अगर वो न भेजें तो उन कंपनीज की आमदनी में कमी आ जाती है। तो जंग और इंपीरियलिज्म, इन दोनों में एक रिश्ता है, और जो अच्छा कि अच्छा अच्छा, नकवी साहब, एक बात जो समझना चाहता हूं वो ये कि इस्लामी इनकलाब जो ईरान का हुआ, उसके बाद के वाकयात, पहले के वाकयात भी आपके बहुत सामने हैं। अभी जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ईरान के नजदीक तरीन दोस्तों में, अमरीकी फौजें वहां होने के बावजूद, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, लेबनान में उनके जो सबसे बेहतरीन एलाई है हिजबुल्लाह, उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। यमन में हूथियों का कंट्रोल है, जंग बंदी होगी तो उन्हीं की हुकूमत होगी। सऊदी अरब भी एक तरह से जंग से काफी हद तक हर चुका, यानी थक चुका है, ऐसा महसूस होता है। वो कुछ लोग तो इस हद तक कहते हैं कि वो ईरान के नजदीक आ ही इसलिए रहा है कि वो यमन जंग बंद कराना चाहता है, खत्म कराना चाहता है। तो ऐसे वक्त में जबकि तकरीबन आधा हिस्सा उस इलाके का ईरान के हमनवा हम मिजाज हो चुका है, अब अगर इन अरब मुल्कों में भी उसका असर बढ़ता है, वो दोस्ती की शक्ल में हो, क्योंकि हमें मालूम है कि मिसाल के तौर पर कुवैत, कतर, ओमान, ये सऊदी अरब के मुकाबले में काफी हद तक ईरान के साथ नरम रहे हैं पिछले कई वर्षों में। तो अब यह तब्दीली जो है वो अमेरिकन और इजरायलियों को कहां लेके जाएगी, क्या होगा? परेशान है, यानी कहाँ लेके जाएगी, इसलिए कि वो लोग उलझे हुए हैं। बल्कि बहुत खतरनाक मौका है ये वक्त है। इसराइल कोई ऐसा स्टेप ना ले ले ड्रामाई, क्योंकि इंटरनली बिल्कुल हॉलो है इस वक्त। लोगों का की कॉन्फिडेंस वहां के एस्टेब्लिशमेंट से उड़ गई है। लोगों की जो खुद इजरायलीज हैं वो परेशान हैं। ऐसा अभी आपको मैंने बताया, वहां की फौज उनकी ड्यूटी पे नहीं आना चाहती, जी उनके जी, एयरफोर्स के पायलट्स जो है वो ड्यूटी पर आना नहीं चाहते उनके कहने पर। तो ऐसे वक्त में तो
कोई जंग भी करना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन लगता है, क्योंकि रिजर्व फोर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पर। और रिजर्व फोर्स देखिए, के ये उनकी फौजें और उनका एयरफोर्स और उनका न्यूक्लियर आर्सेनल, उसके ऊपर किस हद तक किसका कंट्रोल है, इस पे मैं कमेंट ना कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं। लेकिन यह है कि कोई न कोई ये के बकौल उसके मजरू सुल्तानपुरी के कि गद्दाराने गुल मारते हैं हाथ अंगारों पे झुझलाए हुए, तो ये कहीं अंगारों पे झुझला के हाथ ना मारने लगे, ये एक एक खतरा पैदा होता है। तो ये है, यानी जी जी, मैं एक आखिरी आखिरी वक्त चूंकि कम रह गया है, मैं उस पर भी जाना चाहता हूं कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने भी अभी पिछले दिनों मुलाकात की है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। और वहां से उन्होंने एक बयान, हालांकि इससे पहले सीरिया ये बात कहता रहा है, लेकिन एक बार फिर कही है कि जो ऑक्युपाइंग फोर्सेस हैं अमेरिका की सीरिया में, वो टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रही हैं, यानी हमारी हुकूमत के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग मुसलसल दे रही हैं। तो ऐसी इसको मॉस्को में ये बात दोहराने की क्या अहमियत है, क्योंकि ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। मॉस्को इस बात को जानता है। मॉस्को के जो सर्जी लवरोव, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैंने खुद उनको ये बात कहते हुए, एक उनकी बहुत बड़ी सीएनएन की जर्नलिस्ट हैं क्रिस्टियान अमानपुर, उनसे उनको ये कहते हुए मैंने सुना है। आप अयातुल्लाह खामेनी ने अपने जुमे के खुतबे में अब से कुछ साल पहले ये कहा था कि ये जो उड़ उड़ के नॉर्दर्न अफगानिस्तान में आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं, ये एयर स्पेस को कौन कंट्रोल करता है। यहाँ पे डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आए थे रायसीना डायलॉग में, वो भी 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा ये। तो ये लोग सब जानते हैं कि ये तंजीमें इस किस्म की स्कीम बन रही है। अभी हाल में जनरल मिली जो कि दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि अब यूक्रेन को निगोशिएटिंग टेबल की तरफ बढ़ना चाहिए, अब जंग में बहुत ज्यादा रखा नहीं, ये उसने कहा है, चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिका का। और उसी के दूसरे दिन वो जनाब नमूदार हुए सीरिया में, कहा अभी हमारे ऑपरेशन सीरिया में जारी हैं। अब सीरिया और तुर्की की अगर दोस्ती हो गई तो अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि वहां पे उनके कोई 600 फौज है अभी। मैं उसी तो पर जानते हैं लोग। मैं उसी पर एक नतीजे के तौर पर, आप ईरान, सऊदी अरब, ईरान, यूएई यानी जीसीसी ममालिक, सीरिया और तुर्की, ये सब अगर मामला ठंडा हो जाए, यानी जो हथियार बिकने का मैदान है वो ठंडा हो जाए, तो आने आने वाले वक्त में, हालांकि अब से पहले आप कई बार कह चुके हैं कि ताकत का मरकज वेस्ट से ईस्ट की तरफ खिसक रहा है, आने वाली दुनिया को आप किस तरह से खिसक चुका है। खिसक चुका है? जी 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 जी। तो अब आने वाले वक्त में आपको क्या क्या लगता है, क्या कुछ और तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी? जो कल का हेजेमोन था, कल तक अमेरिका की हेजेमनी थी, जब से सोवियत यूनियन गिरा तब से 2008 तक, जबकि लेमन ब्रदर डूब नहीं गया, बहुत बड़ा बैंक। अच्छा, अब हाल में क्या हुआ है कि देखिए कि सिलिकॉन वैली का बैंक टूट गया। यानी देखिए, ये सब सिग्नल्स हैं कि अब ये कैपिटलिस्ट निजाम जो कि अमेरिका ने बना रखा था, वो कमजोर से कमजोर तक। क्रेडिट स्विस, यानी इतना बड़ा बैंक स्विट्जरलैंड का, जहां सब लोग अपने पैसे रखते हैं, वो डूब रहा है। तो एक बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है, इकोनॉमी में क्राइसिस है, जंग कहाँ जा रही है यूक्रेन की मालूम नहीं है। एक तरफ प्रोपेगेंडा जो है वेस्टर्न, वो लोगों को ये बता नहीं सकता कि दरअसल हम बैकफुट पे हैं, और दरअसल चीन, वो रूस जो है, वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, ये मीडिया बता नहीं सकता। एक ट्रैप में है वेस्टर्न पॉपुलेशन, लेकिन उनके यहाँ
यूरोप के अंदर एक बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। वो खतरे में अगर कोई है तो वो है ओलाफ शुल्ज। इन्होंने बिल्कुल सब कुछ बेच के अमेरिका का हाथ पकड़ लिया है, यहां तक कि अब इनके बारे में कार्टून्स बनने लगे जर्मनी में। और जब जंग के बीच में लीडरान के कार्टून्स बनने लगे तो ये समझ लो कि जनता अब समझ गई है कि ये कितने पानी में है। अभी स्टर्न मैगजीन का कवर है जिसमें कि जो बाइडेन कवर पे पेज के बाहर इतने कद्दे आदम निकले जा रहे हैं और एक पिग्मी सा आदमी उनकी उंगली पकड़े हुए है, वो है ओलाफ शुल्ज, उंगली पकड़े हुए चल रहे हैं। ये हाल यूरोप के अंदर है। इधर बरक्स यहाँ तो ये नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो मुझे बदशाशी दिख रही है। भाई पीस की बात हो गई है सऊदी और ये पीस कल तय हो जाएगी, ये मत मान के चलिए, लेकिन इब्तिदा हो गई। और यही इब्तिदा के लिए अभी आप देखिए ये जो मीटिंग हो रही है मॉस्को में, उसके बाद अगर कहीं अंकारा और दमिश्क इनमें कहीं समझौते की बात आ गई तब बहुत, यानी दुनिया एक तरफ जा रही है और यहाँ वेस्ट एक दूसरे खेल में अभी तक फंसा हुआ है। उससे निकल उस दलदल से निकलने की सलाहियत इसलिए नहीं पैदा हो रही है कि मीडिया बताता है कि तुम जीत रहे हो। और उसमें अमेरिका के ट्रैप में यूरोप आ गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो नेटो फौजें मिलकर के दूसरे मुल्कों को तबाह कुछ तो ट्रैप में आया, कुछ उनकी कुव्वत इतनी है। भाई देखिए, मैक्रोन ने तो साफ साफ कह दिया कि 300 साल की हमारी हेजेमनी खत्म हो रही है, कह दिया। और लेकिन ये कि पब्लिकली स्टेटमेंट दे, वो नहीं करेंगे भाई, इसलिए कि किसी हद तक ये एक चीज और भी है, इसमें किसी हद तक एक रेसिज्म का भी ताल्लुक होता है। वो ये कि गोरे मुल्क जो है, तो वाइट सिविलाइजेशन, वो अभी वो नहीं चाह रही कि हमारे हाथ से सब निकल जाए। और ये एहसास उनमें है। आखिरी फिक्रा मैं आपको बता दूं, जिस जमाने में तुर्की बहुत पेश पेश था कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो जाएं, उस वक्त वहां के जो प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, जिसका दस्तांग वेलेरी, जिसका दस्तांग उन्होंने खुलेआम बावाज़ बुलंद ये कहा था कि तुर्की को ये याद रखना चाहिए कि यूरोप इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, यानी आपकी यहाँ गुजर नहीं है। तो जिस तरह से इराक जंग को भी एक तरह से जॉर्ज बुश ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया था, वो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। मैं आखिर में एक दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि नकवी साहब ने जो मीडिया के बारे में बताया कि जो मीडिया कैंपेन चलाते हैं वही ट्रैप में आ जाते हैं। मीडिया कितना भी कैंपेन कर ले, कभी कभी वो बिल्कुल बेअसर महसूस होता है, और उसको नकवी साहब भी कहेंगे, और मैंने खुद देखा है। इराक जंग जब हमने कवर की तो उसके बाद मुसलसल अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया ये बताने लगा कि इस शहर में इतने परसेंट सिया हैं, यहाँ इतने सुन्नी हैं, और वो एक तरह से सुन्नी शिया टकराव की कोशिश एक तरह से की। बाकायदा वेस्टर्न मीडिया के जो रिपोर्टिंग थी आज भी हमारे सामने है, लेकिन वहां सुन्नी शिया में एक बार भी कोई झगड़ा हंगामा कुछ नहीं हुआ। और आयतुल्लाह सिस्तानी की आज भी ईसाई, सुन्नी, कुर्द सब बहुत इज्जत करते हैं। वहां वो मीडिया नाकाम हुआ। एक बात और नकवी साहब ने कही कि हमारे जो अंग्रेजी बोलने वाले और जिनमें वो डिप्लोमेटिक सर्कल के लोग भी हैं, वो एक तरह से वेस्टर्न मीडिया से इतने मुतासिर रहते हैं कि उस एंगल से चीजों को नहीं देख पाते। एक तजर्बा मेरा इराक का ही था, वो ये कि जिस वक्त इराक जंग हो रही थी 2003, उस जमाने में भारत के एक एम्बेसडर थे त्यागी साहब वहां। तो त्यागी साहब से मेरी बिल्कुल 1-to-1 मुलाकात हो रही थी, और मैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज बता रहा था उन्हें। तो उन्हें कुछ थोड़ी सी झुंझलाहट हुई मेरी बात सुन करके, और वो कहने लगे आप तो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईरानी और इराकी करते हैं। मैंने कहा साहब, मैं पब्लिक में रहता हूं, मैं जबान जानता हूं। और इतने बिल्कुल खाली हाथ बैठी थी हमारी इंडियन एम्बेसी, बिल्कुल बिला तकल्लुफ मैं कह सकता हूं ऑन रिकॉर्ड, कि
इराक के लीडर्स, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स तक नहीं थे उनके पास। तो इतने खाली हाथ बैठे हुए लोग और वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के वॉशिंगटन और तेल अवीव की तरह से सोचने वाले लोग सही फैसले नहीं ले पाते। इसीलिए नकवी साहब की वो बात हमेशा मजबूत है, सही है कि हमें अपने मीडिया के जरिए दुनिया को देखना चाहिए ताकि हम नेशनल इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट के मुताबिक समझ सकें, समझा सकें। त्यागी साहब के पास वक्त नहीं है, वरना त्यागी साहब का एक पहलू और भी मैं आपके सामने जी बता दीजिए। हमारे ये एम्बेसडर भाई, जब वहां पे अमेरिकन ऑक्यूपेशन हो गया इराक में, तो ये अमान आ गए और अमान में एक 3 स्टार होटल में इनको कमरा दे दिया गया। वहां ये मुस्तकिल टीवी देखते थे और टीवी में ये था इनका उधर इंटरकॉन्टिनेंटल की छत पे लीज डुसेट बीबीसी की इंतजार कर रही थी। वो क्या कि बस हुकूमत आए अमरीकियों की इराक के अंदर और हम जाके अपने पेपर्स उसके एम्बेसडर के वापस रखें। यानी ये लोग इस चक्कर में थे कि अमेरिका की हुकूमत आ जाए, यानी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हाकिम बन जाए और हम फिर जाके अपनी दरख्वास्त रखें कि साहब हमको हिंदुस्तान का सफीर एक्सेप्ट कर लीजिए। ये था। जी बताइए, ये इस हद तक अगर चीजों को मान लिया जाए और मकामी लोगों के इमोशंस, उनकी सोच, उनको बिल्कुल कंसीडर ना किया जाए तो फैसलों में हमेशा गलती होती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन ने यह बताया था कि 49% शिया, 51% सुन्नी, इसी ट्रैप में ये अमेरिकन भी आ गए और शायद इनको ख्याल था कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाएगी, लेकिन ये तो सऊदीज आमतौर पर ये उन्हें शिकायत रही है कि अमेरिका ने एक और ईरान बना दिया इस इलाके में, इराक में हुकूमत गिरा करके। तो ये सोचता कुछ है हुक्मरान, होता कुछ है, नतीजा कुछ होता है, ग्राउंड पे कुछ और होता है। मीडिया सबसे अंधा रखने का काम करता है अगर वो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे बात करके हमेशा बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।